वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल की। इससे पहले हम लोगों ने उसके फिनोल की जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं वो पहले ही स्टडी कर लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म थी वो मैंने आपको हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी पढ़ाई थी और हम फिर से फिनोल वाले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। और फिर से हम अगले वाले चैप्टर जो 2 और बचे हुए हैं ऑर्गेनिक के 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनमें भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो हर एक चैप्टर में रिवाइज हो रही है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको विद मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें पहला जो टाइप होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो है मेरे पास नाइट्रेशन। ध्यान से समझिएगा इस नाइट्रेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ये हमारा फिनोल है, ये फिनोल जब रिएक्शन करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो इसके मैकेनिज्म देखते हैं पहले, ध्यान से समझिएगा। तो ये डाइल्यूट HNO3, इसके 3 स्टेप होते हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये जो हमारा HNO3 है, ये HNO3 दूसरे वाले HNO3 से H+ गेन करेगा। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो एक H+ कोई भी दूसरे को दे देगा, तो ये वाला H+ इसके पास आ गया। तो यहां पे हमारे पास बन गया ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, यस या नो। तो फिर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये वाटर यहां से रिमूव हो गया और हमारे पास बन गया कौन? NO2 पॉजिटिव। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, जिसे तलाश है किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। तो आइए देखते हैं फिनोल के पास कहां है न्यूक्लियोफाइल। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फिनोल जो है वो रेजोनेंस शो करता है। ये वाले ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। तो यहां पे आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। एट प्रेजेंट आपके पास ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिए 3, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। देन आप फिर से जानते हैं अच्छी तरह से बात कि ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां पे जाएगा और ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो फिर हमारे पास पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। एट प्रेजेंट फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो फिर से एक बार रेजोनेंस की कंडीशन बनी, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। अब फिर से देखिएगा, नेगेटिव सिंगल डबल फिर से है, तो फिर से रेजोनेंस होता है ये यहाँ पे और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। तो हम लोगों ने देख लिया कि इस फिनोल में नेगेटिव चार्ज जो है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है या आ रहा है आपके पैरा पोजीशन पर, यस या नो। तो इस OH ने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी, इस वजह से ये आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक बार तो ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक बार वो पैरा पे अटैक करेगा। तो फिर यहां से समझ लीजिए अच्छी तरह से ये बात कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है
इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा, NO2 पॉजिटिव। ये NO2 पॉजिटिव इसके ऑर्थो पे भी अटैक करेगा और इसके पैरा पे भी अटैक करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे है। तो यहां पे आपके पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूट भी बन जाएगा और पैरा सब्स्टिट्यूट भी बन जाएगा। देखिए मैं आपको इतना समझा रहा हूं, सिर्फ ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए हैं, ठीक है, और यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये यहां पे अटैक कर गया, ठीक है बच्चों। ये आए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर गया। अब यहां पे तो पॉजिटिव बच गया ना। अब क्या होगा, तीसरा स्टेप, ये दो स्टेप हो गए। पहला था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये मैंने आपको सिर्फ रेजोनेंस करके दिखाया है, सिर्फ ये बताया है कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएंगे, ये इसका स्टेप नहीं था, इसका हिस्सा नहीं था। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड अब आपका तीसरा स्टेप रिमूवल ऑफ H+। तो यहां से जो H+ हैं वो H+ निकल जाएंगे और पीछे छोड़ के क्या जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो वो वापस बना लेगा। तो इस तरीके से मैंने ये आपको ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करके दिखाया है, और ऐसे ही एज इट इज ये अटैक करेगा कहां पे, पैरा पोजीशन पर भी अटैक करेगा। ये पैरा पोजीशन पे भी जाके अटैक करेगा और पैरा प्रोडक्ट भी बनाएगा। तो फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये बात बता दूं कि यहां पे आपके पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल बनता है, पैरा नाइट्रोफिनोल भी बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भी बनेगा एंड पैरा नाइट्रोफिनोल भी बनेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा ध्यान रखना, यहां पे सिर्फ यहां पे आपका मेजर प्रोडक्ट जो है ये क्या था, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये क्या था, पैरा नाइट्रोफिनोल, और ये आपका यहां पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ये आपका यहां पे माइनर प्रोडक्ट रहेगा। रीजन क्या है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हमेशा आपके ऑल ओवर प्रोसेस में बता दूं आपको, हमेशा क्या होता है कि जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो भी प्रोडक्ट बनते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं। ध्यान से समझो इनमें क्या डिफरेंस है। जब कभी भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हो तो पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। इन द केस अगर वो ऑर्थो कंडीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा हो तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं और ध्यान से सुनो कि हमेशा क्या होता है ऑल ओवर, तो कि पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जब कभी भी ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर पॉसिबल हो तो फिर ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है ना, तो ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ऑर्थो कंडीशन की तो हमेशा पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें यहां पे थोड़ा बहुत इस वाले जो भी यहां पे सब्स्टिट्यूट लगा होगा, भले हेलो हो, भले OH हो, भले एल्डिहाइड, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप, तो उसका OH मतलब इसका ऑर्थो कंडीशन पर अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इसे थोड़ा सा रिपेल कर रहा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहा होगा। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे अटैक करना थोड़ा ज्यादा आसान होगा। समझ गए बात को। तो इसी वजह से पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन उस कंडीशन में जब ऑर्थो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा हो तो हमेशा ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसी कंडीशन बहुत कम मिलती है आपको। तो यहाँ पे ये दोनों क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई यहाँ पे हमारी कंडीशन, ये हो गया हमारा नाइट्रेशन का फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज और सुन लीजिए कि इस वाले प्रोडक्ट को मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को और पैरा नाइट्रोफिनोल को सेपरेट करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। इनको सेपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां तो होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहां पे होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ इस तरीके की समझिएगा बात को, मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं इस बात को, ठीक है।
ये हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है बच्चों। यहां पे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में ये वाली बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे बन गई आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इन द केस ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल, इन द केस ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल ये जो केस है पैरानाइट्रोफिनोल का, उस पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे? यहां पे ये वाली बॉन्डिंग हो जाएगी और यहां पे ये वाली बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ये वाली पैरानाइट्रोफिनोल में। तो ये वाली जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ठीक है, वो होता है आपका इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों प्रोडक्ट को, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को पैरानाइट्रोफिनोल से अलग करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? जब हम स्टीम डिस्टिलेशन करवाते हैं, इसको जब हम वेपराइज करेंगे तो जल्दी से ही वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई इसका अटैचमेंट नहीं है, तो जल्दी से क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये दोनों वेपराइज जल्दी नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे होंगे। तो अगर हमें मिक्सचर दिया हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल का, तो हम उसका स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी बॉयल हो जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो बाद में बॉयल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है? क्योंकि वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और यही रीजन है कि जब हम इन दोनों को बॉयल करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का, वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका? पैरानाइट्रोफिनोल का, वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो हम दोनों को इजीली क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये कंप्लीटली आपका नाइट्रेशन हुआ। एनसीईआरटी में एक दो रिएक्शन और दे रखी है नाइट्रेशन करवाने की, पहले सल्फोनेशन करवा के फिर नाइट्रेशन करवाने की। हम उसी के बारे में बात भी आज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपने डाइल्यूट HNO3 लिया हुआ था, जो थोड़ा सा रिएक्शन कम शो करेगा। ठीक है, मतलब पुअर सोर्स होगा आपके किसके? NO2 का पुअर सोर्स ऑफ। तो या तो यहां पे पैरा पे अटैक करेगा या यहां पे ऑर्थो पे अटैक करेगा। लेकिन इन द केस ऑफ कंसंट्रेट HNO3, इन द केस ऑफ कंसंट्रेट HNO3 ये ऑर्थो पे भी अटैक करेगा, पैरा पे भी अटैक करेगा, देन वो वापस से ऑर्थो पे भी अटैक करेगा। जहां जहां नेगेटिव आया है वहां सब जगह ये अटैक करेगा। मैं आपको अभी उसकी रिएक्शन शो करता हूं। तो चलिए कंसंट्रेट HNO3 लेकर हम इसकी रिएक्शन शो करते हैं, आपको बताता हूं आपको कैसे होती है रिएक्शन। तो इन द केस ऑफ कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रेटिंग अगर मिक्सचर लिया, सिर्फ कंसंट्रेट HNO3 से भी ये प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आप लोगों ने कंसंट्रेट HNO3 के साथ साथ कंसंट्रेट H2SO4 भी यूज किया हुआ है, तो फिर आपको पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन मिलेगा। किसका फॉर्मेशन मिलेगा? पिक्रिक एसिड का। क्योंकि जो NO2 है वो हर एक डायरेक्शन पे अटैक करेगा, जहां जहां उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। और अभी भी मैंने आपको यहां पे रिप्रेजेंट किया था, अभी भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है कंसंट्रेट HNO3 क्या करेगा? वहां वहां अटैक करेगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपको पास डाइल्यूट HNO3 दिया हुआ है तो फिर मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा?
ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर कंसंट्रेट HNO3 दिया हुआ है तो फॉर्मेशन होगा किसका, पिक्रिक एसिड का। समझ गए, किसका फॉर्मेशन होने वाला है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है। मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल का प्रिपरेशन होगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार ये रिएक्शन पूछ ली जाती है आप लोगों से। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने नाइट्रेशन के बारे में स्टडी कर ली। नाइट्रेशन में हमने पढ़ लिया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और जब कभी भी ऑर्थो पोजिशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही हो तभी ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा। देन उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि स्टीम डिस्टिलेशन से इजीली हम इनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिलाइज कर सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को और पैरा नाइट्रोफिनोल को, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है बिकॉज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इस वजह से उनको बॉयल करके इजीली उनको दोनों को अलग किया जा सकता है। फिर हमने पढ़ लिया कि अगर हम कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं या फिर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं तो हमारे पास फिनोल से जो प्रोडक्ट बनेगा वो पिक्रिक एसिड होगा, वो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट नाइट्रेशन के बारे में।